हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि भारतीय भूगोल को हम लोग कंटिन्यू आगे अच्छे से उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और काफ़ी डाटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जो ऊर्जा संसाधन है, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एनर्जी रिसोर्सेस जिस देश में या जिस राज्य में या किसी व्यक्ति के पास या किसी भी कह सकते हो कि समुदाय के पास अगर जो इसका स्रोत उसके पास ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो औरों के अपेक्षा वो अपने आप को ज़्यादा बिल्डअप कर पाएगा या वो आर्थिक रूप से संपन्नता उसको प्राप्त हो पाएगी। तो जो ऊर्जा संसाधन है उसके संदर्भ में हमें देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेस। क्या पढ़ना हमें? हमें पढ़ना है एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। तो हमें पढ़ना है एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। ठीक है, क्या पढ़ना है? एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि ऊर्जा संसाधन हमें पढ़ना। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेस यानी ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। तो देखो, चलो देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव जंतु रहते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो एनर्जी जो प्राप्त होता है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है। कहोगे कैसे? जैसे अगर हम देखा जाए कि मान लो पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपना एनर्जी यानी कि भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सूर्य से प्रकाश बनाते हैं। और हम लोग किस पे निर्भर हैं? वनस्पतियों पर या अन्य जीव जंतुओं पर हम लोग क्या निर्भर हैं? तो हमें भी एनर्जी इनडायरेक्टली मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं हम लोग कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या है? अंतिम स्रोत है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये ऊर्जा जो संसाधन हम पढ़ रहे हैं इसका भाई क्या मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका हम लोग कहेंगे कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन पदार्थों या तत्वों, कह सकते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यानी एनर्जी रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? एनर्जी रिसोर्सेज बोलेंगे कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें ही ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे, यहाँ कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का
अंतिम व प्रमुख स्रोत क्या है, तो हम बताएंगे सूर्य है। जैसा कि आपने देखा कि अभी यूपीपी एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा था कि भाई कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो है सूर्य। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन सब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी का स्रोत ऊर्जा आपका सूर्य ही होता है। ठीक है, आपका सूर्य ही होता है। ठीक है, अच्छा सूर्य में आप देखेंगे, सूर्य की जब बात करते हैं, ठीक है, सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, जो सूर्य है वो किस पे, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही क्या करता है, कार्य करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा जो संसाधन है उसमें भारत की बात करें तो भारत तो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं है। यानी हमें ऊर्जा संसाधन जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है और ख़ासकर सबसे अधिक तो हमें पेट्रोलियम यानी जो क्रूड ऑयल होता है उसको हमें आयात करना होता है सबसे ज़्यादा। अगर आप देखेंगे भारत में सबसे अधिक किस चीज़ का आयात किया जाता है तो उसमें आपको जो आपका पेट्रोलियम है वो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। चलिए अब देखते हैं जो ऊर्जा संसाधन आपके हैं, ऊर्जा संसाधन इसको हमने अब वर्गीकृत करेंगे, यानी ऊर्जा संसाधन का हम लोग वर्गीकरण करेंगे, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने, सतत उपलब्धता के आधार पर कैसे कितने भागों में बांटा है, या फिर बात करें तो हम लोग जो खासकर उत्पत्ति के आधार पर हमने इसे कितने भागों में बांटा है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बात करेंगे कि ऊर्जा हम डालेंगे कि ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधन क्या करना है, वर्गीकरण करना है, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसको हम लोग तीन आधारों पर बांट सकते हैं। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण क्यों करते हैं, कितने आधारों पर, तो तीन आधारों पर। तीन आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाएगा, तीन आधारों पर किया जाएगा। तो देखते हैं भाई तीन आधार वो कौन कौन से हैं। एक है परंपरागत, एक होगा परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। एक आपका होगा ईंधन यानी ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत हो जाएगा। दूसरा होगा सतत उपलब्धता के आधार पर हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा सतत उपलब्धता, तीसरा हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उत्पत्ति के
आधार पर हो जाएगा। तीसरा गुण उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत भी क्या हो जाएंगे, जैसे आपका परंपरागत ईंधन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आपका दे देगा हो जाएगा, ठीक है। परंपरागत ईंधन कैसे होंगे, देखो एक तो होगा आपका, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि परंपरागत एक होता है और एक गैर परंपरागत होगा, ठीक है। परंपरागत, यहाँ आप देखिए परंपरागत हम लोग कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर हो जाएगा। देखिए अब इसमें भी ये दो भागों में हमने इसको बांट लिया है। देखिए एक आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा एक होगा आपका परंपरागत ईंधन, परंपरागत ईंधन यहीं से बोलेंगे कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, या फिर कह देंगे कन्वेंशनल फ्यूल, ठीक है, ये होगा कन्वेंशनल, ठीक है ना। और एक होगा गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ईंधन, ठीक है, ये होगा नॉन कन्वेंशनल फ्यूल, ठीक है। ये हो गया परंपरागत और गैर परंपरागत। अब कहोगे, आपको देखा जाएगा कि भाई ये चीज़ मतलब क्या होता है, परंपरागत ईंधन क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं। देखो लिखा ना परंपरागत यानी कन्वेंशनल फ्यूल, इसका मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे कि काफ़ी पुराने समय से जिस प्रकार से हम लोग एनर्जी बिल्डअप करते आ रहे हैं पुराने तरीक़ों से, उसे कहते हैं परंपरागत ईंधन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ठीक है, डीजल, ठीक है, इन सब का उपयोग कर अगर एनर्जी हम लोग डेवलप कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं तो वो फिर कैसा होगा, वो होगा परंपरागत ईंधन में आ जाएगा। अच्छा, गैर परंपरागत ईंधन में कौन सा आएगा, यानी जो अभी नए तरीके हमने ऊर्जा को उत्पन्न करने के नए तरीके जो खोजे हैं, यानी जो काफ़ी पुराने समय से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, आपके काफ़ी मतलब 50 साल या 60 साल पुराने समय से नहीं, अब हाल ही फिलहाल में बिल्डअप हुए हैं, ठीक है, वो गैर परंपरागत में आएंगे। जैसे सौर ऊर्जा, भाई ये क्या बहुत प्राचीन पद्धति का एनर्जी बनाने का, नहीं ऐसा नहीं है। जल विद्युत, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, तो ये सब क्या है, गैर परंपरागत वाले में आते हैं, ठीक है, गैर परंपरागत वाले में आते हैं। अभी आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पढ़ने वाले हम लोग इस वाले क्षेत्र इसमें, यानी कि सतत उपलब्धता के आधार पर, ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय, एक होगा कौन सा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी, और एक होगा अनवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय और एक होगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय यानी कि होगा रिन्यूएबल एनर्जी। अगर इंग्लिश बात करें तो ये होगा कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, और ये होगा आपका नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें नवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय का मतलब ये हो गया कि ऐसे एनर्जी, यानी ऐसा मतलब कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो संसाधन है जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकें। जैसे एक बार हमने प्रयोग किया
दोबारा उसको फिर प्रयोग कर लेंगे, यानी ऐसी एनर्जी जिसको सतत, यानी वही चीज़ है, एक ही चीज़ है लेकिन उसको कई बार उपयोग किया जा सके, वो नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है नहीं। और अनवीकरणीय वो क्या है? अनवीकरणीय वो है जिसको हमने एक बार प्रयोग कर लिया, उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सौर ऊर्जा की बात करें, जल विद्युत की बात करें, भूतापीय ऊर्जा की बात करें, तो सब नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। अनवीकरणीय में जैसे आप देखोगे प्राकृतिक गैस, भाई एक बार आपने जलाया खत्म हो गया। कोयले की बात करें, एक बार जलाया खत्म हो गया। पेट्रोलियम एक बार आपने यूज किया खत्म हो गया। सेल गैस एक बार जलाया खत्म हो गया। परमाणु ऊर्जा जलाया खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, अगर उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा भाई, देखो जरा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कई सारे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर इसमें कई सारे आपके चीज़ें आ जाती हैं। देखिए एक तो आपका जीवाश्म ईंधन होगा, जीवाश्म होगा। फिर देखेंगे इसमें जल विद्युत होगा, जल विद्युत होगा। इसमें आपका भूतापीय होगा, ठीक है, भूतापीय होगा। फिर इसमें आपका देखा जाएगा तो इसमें पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा। फिर इसमें आपका ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। फिर इसमें आपका देखेंगे तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें बायो ईंधन भी हो जाता है, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं हम लोग जो एक तो समुद्री, यानी कि आप कह सकते हैं एक आप जैव ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, जैव ऊर्जा होगा। हाइड्रो पावर जो यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, जिसे हाइड्रो पावर ही कहते हैं, ठीक है। आगे और भी आगे होंगे जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले इस वाले के थोड़ा सा उदाहरण को लेकर चलते हैं, फिर इस पर चल पढ़ेंगे, थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और फिर आ जाएंगे इन चीज़ों पर आ जाएंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन में देखेंगे ना, जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है। जीवाश्म ईंधन में आप देखेंगे तो उसमें आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाता है, ठीक है। वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे खासकर जो आपने पढ़ा परंपरागत ईंधन क्या होते हैं, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी क्या पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी परिभाषा आप पढ़ेंगे। देखो मतलब परंपरागत ईंधन वो होते हैं, परंपरागत ऊर्जा वो होते हैं जो कह सकते हैं कि मानव प्राचीन समय से, यानी कि काफ़ी लंबे समय से जिन पद्धतियों से ऊर्जा उत्पादन करते चला आया है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, परंपरागत ईंधन कहेंगे, ठीक है। परंपरागत ईंधन कहेंगे या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कह सकते हैं। तो परंपरागत ईंधन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, मानव प्राचीन समय से, मानव प्राचीन समय से जिन परंपरागत पद्धति से ऊर्जा निर्माण
किया है या कर रहा है, ठीक है ना। वो परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की, ठीक, तो जैसे आप देखते हैं, जैसे अगर बात करें कोयला, यानी कि अगर आप कोयला को जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं, आप कोयला को जलाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो ये एक परंपरागत विधि है एनर्जी को प्राप्त करने की, ठीक है ना। अगर कोयला को जलाकर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं, तो ये एक परंपरागत क्या है, एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम, क्या होगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो भी एक परंपरागत पद्धति होगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे डीजल, क्या हो गया आपका, डीजल हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, सूखा गोबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है। लकड़ी, क्या है, लकड़ी, उसके अलावा चारकोल की बात कर लें, चारकोल, उसके अलावा सूखा गोबर, सूखा गोबर, इसके अलावा एक इसमें आपका आएगा सेल, जो हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गैस, ठीक है, क्या बोल देंगे, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक है, आदि और भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लेगा ना, ये देखो, ये उदाहरण आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन सा परंपरागत ईंधन का क्या है आपका स्रोत है। तो ये सारे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके किस में, तो ये आएंगे परंपरागत ईंधन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब होगा आपका गैर परंपरागत, गैर 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 परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। ये देखो गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है। देखिए ये साल लीजिए, ये जो ये आपका ना गैर परंपरागत ऊर्जा, ये ऊर्जा का कैसे एक सीमित मात्रा है, ठीक है। ऊर्जा जो स्रोत है ना, ऊर्जा स्रोतों की ये क्या है, मात्रा सीमित है इस वाले में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि असीमित है, ठीक है। इधर लगना ऊर्जा, इसमें क्या है कि ऊर्जा स्रोतों की मात्रा क्या है आपका, सीमित है, सीमित है, ठीक है ना। कुछ नवाचारों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, कुछ नवाचारों यानी इनोवेटिव तरीके से, कुछ नवाचारों माध्यम से जो ऊर्जा का हमने स्रोत खोजा है या अभी खोजा जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है, वो सभी क्या हैं, वो सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या हैं, स्रोत हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कहा जाए उसके बाद में, ठीक है, कि कुछ नवाचारों यानी इनोवेटिव तरीके से कुछ नवाचारों के माध्यम से
ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, तो बोलेंगे नॉन एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, कुछ नए तरीकों से। ठीक है, अब कहोगे कि नए तरीके इसमें क्या हो सकते हैं। ठीक है, नए तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे अगर बात करें जल विद्युत, ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रो पावर जिसे बोलते हैं जल विद्युत, ये काफ़ी प्राचीन पद्धति है एनर्जी प्राप्त करने की या एनर्जी बिल्डअप करने की। नहीं, ये अभी क्या है, नई विकसित हुई है, हम लोग कह सकते हैं, खासकर ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 200-400 साल पुराना ये पद्धति हो, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल। एक आप हो गया हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर का मतलब हो गया जो जल विद्युत ऊर्जा है उससे। ठीक है, इसके अलावा पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, क्या हमने परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु जो है, यानी कि खासकर यूरेनियम थोरियम जो होते हैं, तो क्या परमाणु ऊर्जा ये बहुत पुरानी तकनीकी है? नहीं, अरे परमाणु आयोग ही बना था 1954 में, तो तब से ये कंटिन्यू है, यानी कि प्राचीन पद्धति नहीं है, परमाणु से ऊर्जा बनाने की भी नई पद्धति विकसित हुई है। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा आप कि ये नवी गैर परंपरागत है, ठीक है ना, लेकिन ये अनवीकरणीय होगा। क्या होगा? अनवीकरणीय होगा ये। ठीक है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को एक बार जलाते हैं फिर दोबारा नहीं बनता, ये जला लिया खत्म हो गया वो। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर और होगा आपका सेल गैस। क्या है? सेल गैस। क्या है? सेल गैस है। फिर उसको आप देखेंगे तो ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगा इसमें। ज्वारीय ऊर्जा ये भी नया तकनीकी है विद्युत प्राप्त करने की। इसके अलावा देखेंगे आप एक आपका OTEZ आ जाएगा इसमें, यानी कि समुद्र में जो तापीय ऊर्जा होती है, यानी कि तरंग ऊर्जा भी कह सकते हैं आप, तरंग ऊर्जा। ठीक है, तरंग ऊर्जा। ठीक है, आदि। सौर ऊर्जा भी इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, आदि। ठीक है, इसमें बायोगैस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसे गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया परंपरागत आधार पर। अब आए पढ़ेंगे हम लोग, अब आपका पढ़ना होगा किस पर, तो खासकर जो आपके सतत उपलब्धता के आधार पर, जो कंटिन्यू आपको मिलने वाला। ठीक है, सतत उपलब्धता के आधार पर आपने पढ़ा था ना अभी, सतत उपलब्धता के आधार पर। तो ये भी क्या थे, दो भागों में बांटा था ना। एक आपको कौन सा था? एक था आपका नवीकरणीय
ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब कहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी देखिए हम उसे कहते हैं कि ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत जो एक बार उसका उपयोग किया जाए और उसका पुनः उपयोग किया जा सके। एक बार उपयोग किया जाए और उसका पुनः उपयोग किया जा सके, तो ऐसे स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः किया जा सके, ठीक है। और ये इन फ्यूचर समाप्त नहीं होते हैं, भविष्य में देखा जाए, ठीक है। और भविष्य में समाप्त न होने की क्या भी संभावना है, ठीक है। तथा ये क्या होते हैं? पर्यावरण हितैषी हैं। पर्यावरण हितैषी हैं। हितैषी मतलब हो गया कि बहुत, मतलब इनको जलाने पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसका एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, भाई एग्जाम्पल कौन से हैं इसमें? देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए, जैसे हो गया आपका सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। अब सौर ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि आप जैसे कि आपने सोलर पैनल लगाया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने आज लगाया और कल वो आज ही केवल ही लाइट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कल नहीं मिलेगी। तो उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और सूर्य से प्राप्त हो रहा है एनर्जी, तो इन फ्यूचर इसके समाप्त होने की संभावना कम है ना, यानी कि जब सूर्य ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तभी इससे एनर्जी मिलना भी बंद हो जाएगा। यानी कि संभावना इसको फ्यूचर में बनी रहती है, यानी न समाप्त होने की, यानी कि असीमित कह सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ है। लेकिन ऐसे ऊर्जा स्रोत आपने देखा था, हमने वहाँ पढ़ा था किस वाले में, तो गैर परंपरागत वाले में, वो क्या थे? ऊर्जा के स्रोत जो सीमित थे, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया। इसके अलावा देखिए, अगर बात करते हैं पवन ऊर्जा की, बात करते हैं पवन ऊर्जा। भाई आपने देखा पवन ऊर्जा जो होता है कि पवन चक्कियों को लगाकर जो प्रवाहित वायु है उसका दोहन किया जाता है, यानी उससे एनर्जी बनाई जाती है। यानी जब हवा यानी विंड समाप्त हो जाएगा, तब इससे एनर्जी मिलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे पवन ऊर्जा हो गया। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा, यानी इस पृथ्वी से जब जल की समाप्ति हो जाएगी तो इससे एनर्जी मिलना भी बंद हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि पानी को हम लोग बार बार प्रयोग करके हाइड्रो पावर बना लेते हैं, वही हवा है, दूसरी हवा थोड़ी ना, वही हवा, उसी हवा से हम लोग क्या करेंगे? हवा चलाकर कह सकते हैं वायु तेज प्रवाहित करके पवन चक्कियों के माध्यम से एनर्जी बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूमि के अंदर जब रासायनिक तत्वों का विघटन, संगठन, ये सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, तो भूतापीय ऊर्जा भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी भूतापीय ऊर्जा का मतलब गया कि भूमि की जो एनर्जी है उससे मिलने वाला ऊर्जा, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तरंग ऊर्जा। भाई जब समुद्र में लहरें चलना बंद हो जाएंगी तो एनर्जी मिलना में बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? तरंग ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखें
आप देखेंगे तो और भी सारे एनर्जी से अगर बात करें, बायोगैस की बात करते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, आदि। तो ये इसमें सब आते हैं, ठीक है। बायोडीजल की बात कर लो यहाँ पे, बायोडीजल, ठीक है। चलिए, तो ये क्या क्या हो सका, नवीकरणीय हो गया, ठीक है ना, कैसा होगा, नवीकरणीय। चलिए, अब आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से किसे कहेंगे, कह सकते हैं ऐसे ऊर्जा के स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग दोबारा न किया जा सके, ठीक है। और इनकी उपलब्धता क्या हो, सीमित हो, क्या हो, सीमित हो, ठीक है। इनकी उपलब्धता क्या हो, सीमित हो, यानी इन फ्यूचर, भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। इन फ्यूचर ये क्या होता है, समाप्त हो सकते हैं। तो फिर कौन कौन से एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, जैसे कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, आदि। तो ये सब किस में आते हैं, ये सभी आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा में, ठीक है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं, जो एक बार जलाया फिर दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी मात्रा, इनकी उपलब्धता क्या है, सीमित है, क्या है, सीमित है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं किस पे, कोयले के प्रकारों पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। कोयला का प्रकार, या फिर बात करें तो कोयले के प्रकार, कोयले के प्रकार, यानी इसे बोलते हैं कोल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, इधर साइड में लिख देते हैं कि भाई जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में क्या क्या शामिल होता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो देखो, जीवाश्म ईंधन में जब बात चलेगी तो देखो क्या क्या इसमें शामिल होता है। जीवाश्म ईंधन में, जीवाश्म ईंधन में शामिल होगा आपका क्या, कोयला, कोयला, इसमें शामिल होगा आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम,
डीजल, प्राकृतिक गैस, क्या होगा, प्राकृतिक गैस। तो ये जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला भी क्या कहेंगे, कोयला भी क्या है, जीवाश्म ईंधन ही एक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोयला के प्रकार कितने होते हैं, आप बताएंगे। कोयला के 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, ठीक है। 4 प्रकार हैं, किस आधार पर, रखना, कार्बन प्रतिशत के आधार पर, ठीक है। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब बताओगे कोयला ये बनेगा कैसे, मतलब कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो ये कोयले का जो निर्माण होता है, ये कह सकते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो आपके वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, इनके जो अवशेष हैं, उन अवशेषों के जब ये दब गए तो इनके ऊपर ताप और दाब जब पड़ा तो ये सब कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। कोयले में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जैसे इसमें कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता गया वो कोयला बनता चला गया। अगर वो कोयला बनने की बात कर दी था तो कोयला आप घर में भी बना सकते हैं। जैसे कोयला को आपने क्या किया, लकड़ी को क्या किया आपने, अपूर्ण दहन किया, कोयला को अधूरा आपने जलाया, लकड़ी को अधूरा जलाया, उसको फिर बुझा दिया, तो उससे जो कोयला बन जाता है वो थोड़ा सा बेकार क्वालिटी कोयला होता है, लेकिन वो कोयला बन जाता है। एक कोयला होता है पत्थर से निर्मित होता है, तो हम यहाँ पे जो पत्थर से निर्मित कोयला हुआ ना उसके बारे में खासकर पढ़ेंगे। जो कोयला कब बनता है, जैसे आपने मान लो, क्या आप ये देखोगे कि हाँ कि मतलब आपने लकड़ी ले ली, उस लकड़ी को ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है, अब 50 साल बाद 100 साल बाद देखो तो क्या वो कोयला बन जाएगा, नहीं बनेगा। कोयला कब बनता है कि कोयला जब बनेगा जब कोई भी लकड़ी हो, ठीक है, वनस्पतियाँ हों, जीव जंतुओं का अवशेष हों, जब वो पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं काफ़ी नीचे, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वो उसके नीचे होगा, मतलब कई 100 वर्षों बाद में कोयला वो निर्मित होता है। अभी क्या है कि अब लकड़ी दबा देंगे तो ऑक्सीजन तो मिट्टी में है ही है ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा, निम्नीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो कोयले का निर्माण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे होता है। तो आपने देखा जितना उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी कोयला उतना ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कोयले का प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, पीट कोयला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे वो क्या बनेगा, आपका लिग्नाइट कोयला बनेगा, बिटुमिनस मिलेगा, एंथ्रासाइट कोयला बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनते चले जाते हैं। अब कोयले के क्या हैं, 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर कोयले के 4 प्रकार अभी पढ़ लेते हैं। अभी कोयला, अच्छा देखिएगा, कोयलों को हम लोग बहुत सारा एक तो नाम देते हैं। कोयला को हम लोग उद्योग की रोटी, उद्योग की जननी और काला सोना, ये कैसे नामों से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए उद्योग की जननी, क्योंकि सारा इंडस्ट्री एरिया देखा जाए तो उसमें जो लाइट व्यवस्था है वो कोयले के जलाने पे ही क्या होता है, उसका निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। उससे बात करेंगे, पहले कोयले के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखो पहला होगा आपका कोयला, हो गया आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला। अब इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी वो अधिकतम ही होगी, 80 से 95%, 80 से 95% इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा होती है। अब ये जो कोयला होगा एंथ्रेसाइट कोयला, ये ध्यान रखिएगा कि ये उच्च कोटि का कोयला है। ये क्या उच्च कोटि का कोयला है, क्यों, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, नमी कम है, इसमें नमी कम है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा भी देगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये ऊष्मा भी देगा। तो ये जो कोयला ध्यान रखना कि ये अत्यधिक ऊष्मा, इसमें कम नमी होता है,
कम नमी, जब कम नमी होगा तो फिर ये कम धुआं भी देगा, कम क्या होगा, धुआं भी होगा, और इसके अलावा ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, कम धुआं भी होगा ये, ठीक है। अब एनसाइड कोयला जो है ये ध्यान रखना कि भारत में इसकी उपलब्धता क्या है, कम है, उपलब्धता क्या है, कम है। इसलिए इसे दूसरों देशों से आयात किया जाता है, आयात किया जाता है, ठीक है। अब एनसाइड कोयला अगर बात करें तो भारत में ये मिलेगा कहाँ, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, भारत में जम्मू कश्मीर के कहाँ, तो रियासी क्षेत्र में, तो रियासी क्षेत्र में ये पाया जाता है, इसका भंडार है, ठीक है ना, रियासी क्षेत्र में। अब देखो जो एंथ्रासाइड कोयला है आपका, एंथ्रासाइड जो कोयला है ये है ना, इसका उपयोग की हम लोग बात करते हैं, इसका जो उपयोग है ना, उपयोग ये करते हैं कोकिंग कोयला में, कहाँ होता है इसका उपयोग, कोकिंग कोयला में होता है। कोकिंग कोयला में इसका क्या होगा, उपयोग होता है, ठीक है। उसके अलावा गैस कोयला, ठीक है, वाटर कोयला, इन सब में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। अब वो कोकिंग कोयला क्या है, कोकिंग कोयला क्या है, देखिए कोकिंग कोयला जो होता है ना वो उसमें बहुत ही कम नमी होती है और बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का वो कोयला होता है, और कह सकते हैं कि जो धातु प्रगलन या इंडस्ट्री में उपयोग जो होता है वो कोकिंग कोयला का प्रयोग होता है। लेकिन हमारे भारत में कोकिंग कोयला की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि एंथ्रासाइड कोयला हमारे भारत में पाया ही नहीं जाता है, हमारे भारत में पाया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है, तो फिर हमें इस कोयले को आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। लेकिन भारत में क्या है कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बिटुमिनस कोयले से कोकिंग कोयला बना लेते हैं। कोकिंग कोयला कैसे बनता है अभी आगे पढ़ेंगे, कि कोयले को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या फिर ये कह सकते हैं कि कोयले को जो हम लोग जलाते हैं तो उससे जो जलवाष्प निकलता है और जो शेष चीज़ बचती है वो कहलाता है कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमारे भारत में कोकिंग कोयला के रूप में किसका उपयोग होता है, बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंथ्रेसाइड कोयला जो सबसे मतलब उच्च कोटि का होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, इससे बेहतर कोयला कोई है ही नहीं 4 प्रकारों में, ठीक है। तो ये आपको इस विशेष बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सा एक जानकारी ये ध्यान रखें, कोयले संदर्भित हो सकता है, शायद आपको साइड में कहीं आप लिख लेंगे कि कोयला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल कहते हैं ना, कोल। कोयला को उद्योग, कोयला को उद्योग
की रोटी या क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग उद्योग की रोटी या उद्योग की जननी कहते हैं। उसके अलावा कोयला को हम लोग काला सोना तो कहते ही कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोयला को क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं। कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं। उसके अलावा जो कोयला है, ये ध्यान रखना, कोयला और ये कहते हैं जो कोयला है ये जीवाश्म युक्त, कोयला जो है ये जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो ये होगा एंथ्रेसाइट। ठीक है, अब देखिए अगला जो कोयला हमारा बनेगा वो बनेगा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला। तो अब जो बिटुमिनस कोयला है, अगर देखा जाए कि ये कहाँ पर मिलेगा भाई, बिटुमिनस कोयला कहाँ मिलेगा, तो ये से हम लोग कह सकते हैं कि ये द्वितीय श्रेणी का क्या है, कोयला है। और इसकी उपलब्धता भारत में क्या है भाई, सर्वाधिक है। इसका मतलब भारत में सर्वाधिक है, यानी कि जितना भी कोयला निकाला जाता है उनमें से देखा जाए तो 80% कोयला तो केवल और केवल बिटुमिनस प्रकार का ही होता है, बाकी में अन्य सारे प्रकार के कोयले होते हैं। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी का क्या आपका कोयला है। जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 55% से लेकर कितनी होती है, तो 80% के बीच में होती है। 55 से 80% के बीच में होती है बिटुमिनस कोयले में। ठीक है, अब बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उपलब्ध भी है। ठीक है, अब बिटुमिनस कोयला, इसके बाद में बिटुमिनस कोयला जो आपका है बिटुमिनस कोयला भारत के नदी घाटियों, बिटुमिनस कोयला भारत के नदी घाटियों में निर्मित गोंडवाना क्रम के चट्टानों में भंडारित है। गोंडवाना क्रम की क्या है, चट्टानों में भंडारित है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिएगा, इस कोयले का उपयोग
इस कोयले का उपयोग भारत में कोकिंग कोयला के रूप में धातु प्रगलन औद्योगिक क्षेत्र तापीय ऊर्जा के निर्माण में करता है। ठीक है, और भी क्षेत्र हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसके लिए होता है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला ये है। कोकिंग आप समझते हो, कोकिंग कोयला काफ़ी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर पर इसको ठीक है जलाया जाता है और इससे जलवाष्प निकाल दिया जाता है कोकिंग कोयला, और जो शेष बचता है वो तारकोल होता है। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ देखिएगा सवाल ये लिखिए कि कोकिंग कोयला निर्माण के दौरान शेष पदार्थ को तारकोल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तारकोल कहते हैं। जो शेष पदार्थ बचा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तारकोल कहते हैं। तो बिटुमिनस कोयला देख लिया, भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो खासकर जो दामोदर नदी घाटी है उस वाले में, खासकर उसके ऊपरी दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया, आगे देखिएगा। अब आते हैं हम लोग, चलते हैं कहाँ पर? अब लोग बात करेंगे लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। इसमें देखो कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाएगी? तो आप कहेंगे इसमें होगी कितनी? तो लगभग 40 से 55%। अब देखो ये जो कार्बन की मात्रा है ना, कई जगह थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि रेंज में ना तो कहीं कहीं अंतरों के साथ में ये आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका रेंज लगभग क्या है? यही है। ठीक है ना, 40 से कितना? 55% के आसपास में। अब देखो इसका रंग ना भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, इसलिए हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि भूरे रंग होने के कारण इसे भूरा कोयला कहते हैं। क्या बोलेंगे? भूरा कोयला कहते हैं इसे। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को। अब देखो ये लिग्नाइट जो कोयला है ना, इसके उत्पादन व भंडारण
दोनों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु कह सकते हैं, तमिलनाडु का अगर क्षेत्र पूछ ले वो कौन सा है, तो वो आपका क्षेत्र हो जाएगा नवेली क्षेत्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नवेली। ये बड़ी फेमस है लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये इतना बात आप निग्लाइट कोयले से आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, अगला जो कोयला है वो कौन सा है आपका? पीट कोयला। पीट कोयला। पीट कोयले में कार्बन की जो मात्रा होगी वो होगी 40% से भी क्या होगा? 40% से भी क्या होगा? कम होता है। 40% से भी क्या होगा? कम होगा पीट कोयला में। ठीक है, अब पीट जो कोयला होता है इसके बारे में ये ध्यान रखें कि ये कोयला निर्माण प्रक्रिया कि क्या ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में इसका जितना कार्बनीकरण होता जाएगा ये कोयला उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये पीट कोयला है ना, ध्यान रखें, जो आपका ये पीट कोयला है इसमें क्या है ना, इसमें नमी ज़्यादा होती है। इसमें नमी ज़्यादा व जलने पर धुआं व राख भी ज़्यादा करता है। एक हिसाब से बात करें तो ये सबसे बेकार, यह कह सकते हैं घटिया किस्म का कोयला है। ये क्या है? घटिया किस्म का कोयला है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखना कि कोयले का निर्माण, कोयले का निर्माण कार्बोनीफेरस से लेकर कार्बोनीफेरस युग से टर्शियरी युग तक हुआ है। ठीक है, कार्बोनीफेरस युग से लेकर टर्शियरी युग तक हुआ है। ठीक है, अब देखो जो ये आपका कार्बोनीफेरस युग है ना, इसका अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक रहा है? तो ये देखा जाए ये 250 मिलियन 250 मिलियन
वर्ष पूर्व का समय क्या रहा है, तो रहा है कार्बोनिफेरस युग का। और ये इधर देखेंगे टर्शियरी युग की हम लोग बात करते हैं, तो ये लगभग आप देखेंगे तो 50 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, कितना, 50 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। जो इस युग में कोयला बना वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण था। इस युग में अगर देखा जाए तो कोयला उच्च गुणवत्ता वाला इससे बना। इस देखेंगे ये कहाँ बना, तो ये कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। ये भारत में ये कहाँ कहाँ से पाया जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये क्षेत्र, तो देखो ये आपको बनेगा कहाँ कहाँ पे, तो ये है आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वाले क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है ना। अब टर्सरी युग की चट्टानें कहाँ मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, व अरुणाचल प्रदेश। और इसमें ध्यान रखना किसमें निम्न क्वालिटी का कोयला मिलता है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला आपको इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलो बात करते हैं कोयले का विस्तार या खानों जो खान वन है उनके बारे में क्या कर लेंगे, बात तो कर लेते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन पश्चिम बंगाल के रानीगंज से किया गया था। ठीक है ना, किया गया था। अब आते हैं कोयले का मतलब कोयला क्षेत्र, बात करेंगे कोयला क्षेत्र। तो इसमें देखिएगा आपका होगा, एक तो होगा कौन सा, नदी घाटियों में देखेंगे तो एक होगा आपका दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बताएंगे। इसमें आपका आएगा झारखंड, झारखंड, और कौन सा आएगा, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अलावा महानदी घाटी, महानदी घाटी, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है,
सोन नदी घाटी में कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा आपका यूपी का भी पड़ जाता है, ठीक है, सोन नदी घाटी में, ठीक है, ठीक है, ये वाले हिस्से आ जाते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इसमें आ जाएगा कौन सा? तो कहेंगे अधिकतम हिस्सा तो तेलंगाना वाला ही आता है इसमें, ठीक है, तेलंगाना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का हिस्सा इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा वर्धा नदी घाटी, इसमें कौन होगा? तो इसमें मुख्यतः महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? तो दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लें। कोयला सर्वाधिक दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है, निर्मित, ठीक है। ये पॉइंट इतना ध्यान रख लिया। अब आते हैं आगे, ठीक है, कुछ कोयले के खान, ठीक है, कोयले के खान। पहला बात करें झारखंड, झारखंड राज्य में, देखिए झारखंड राज्य में कोयले के खान कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे हैं। जैसे देखिए एक मिलेगा यहाँ पे डाल्टनगंज, मिलेगा डाल्टनगंज। उसके बाद में मिलेगा आपका करणपुरा, क्या मिलेगा? करणपुरा। फिर मिलेगा आपका कौन सा? गिरिडीह, गिरिडीह। फिर मिलेगा आपको रामगढ़, रामगढ़। फिर मिलेगा आपका बोकारो, बोकारो। धनबाद, ठीक है ना, व झरिया, झरिया। तो देखो झरिया अभी भारत में सबसे बड़ी खान है, मतलब वर्तमान की बात करें सबसे बड़ी ये क्या है? खान है, वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक। अब आ जाते हैं, पहला हो गया ना ये, दूसरा देखो, दूसरा आपको आ जाता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा में भी है तो कई सारे हैं, देखो जैसे भैया तलचर, तलचर, सरगुजा, सुंदरगढ़, ठीक है ना, ये सारे क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए आप थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन है? देखो, तो मध्य प्रदेश में आपको देखो आपको मिलेगा सिंगरौली। देखो सिंगरौली यूपी और एमपी की सीमा पे है, दोनों में से कोई एक राज्य दे तो आपको एमपी लगाना है। क्या लगाना है? एमपी लगाना है। यूपी के संदर्भ में देखा जाएगा तो यूपी में कोई एग्जाम अगर हो रहा है, यूपी स्पेशल के दृष्टि देखा जाए तो वो यूपी में हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगरौली। फिर है सुहागपुर, सुहागपुर एमपी में, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे
चौथा नंबर पे आ जाओ, तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन सा क्षेत्र है? तेलंगाना में एक अच्छा खासा क्षेत्र देखो भाई, कौन मिलेगा? सिंगरैनी। ये देखो सिंगरैनी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंगरैनी और सिंगरौली है, ठीक है। सिंगरैनी, खम्मम, वारंगल, वारंगल, करीमपुर। क्या होगा? करीमपुर हो जाएगा, ठीक है। और चौथा, पांचवा तो आपने पांचवा तो जानते ही हो, पश्चिम बंगाल। भाई सबसे पुरानी कोयला की खान कौन है? वो कौन सा है? तो रानीगंज। ये मतलब सबसे पुरानी कोयले की खान है, रानीगंज, ठीक है। ये क्या होगा? सबसे पुराना होगा ये, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कोयले क्या हो? खान हो गई। आपको पता है कि कोयला को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी तकनीकी आ गई है कि कोयले को एक स्थान से दूसरे में ले जाने की, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमने क्या किया है, एक नई तकनीकी डेवलप कर ली है कि कोयले को गैस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है, जिसे गैस कोयला कहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड कोयला भी बना सकते हैं, एक स्थान से दूसरे में भेजने के लिए परिवहन में आसानी रहती है, लागत कम पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा कोयला के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के संदर्भ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।